और इस चैप्टर को मैं वन शॉट में कंप्लीट कर चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम इसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसका भी आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं एक्टिविटी 1.1 की तरफ। उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुइटेबल आई ग्लासेस। ठीक है, टीचर्स की हेल्प से आपको इस एक्टिविटी को करना है क्योंकि इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होने वाली है। आपको सुटेबल आई ग्लासेस पहनने हैं ताकि आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्लीन मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को आपको क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो साफ हो सके। ठीक है, और आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से साफ करना है। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स यानी चिमटे से आपको पकड़ना है उसको ताकि आपका हाथ न जले। और इसको आपको क्या करना है, यहां पे बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर या स्पिरिट लैंप के थ्रू आपको इसको क्या करना है, जलाना है। और जलाने के बाद इसमें एक ऐश निकलेगी, राख निकलेगा। उस ऐश या राख को आपको किस में कलेक्ट करना है, वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो सबसे पहले देखिए ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं आप। देखिए यहां पर आपने पेयर ऑफ टोंग लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, बर्नर लिया, इसको जलाया। यहां पर आपने वॉच ग्लास रखा। जब आपने जलाया तो ये देखिए कुछ नीचे टपक रहा है, कुछ नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो ये नीचे कलेक्ट होने वाली जो चीज है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट पाउडर होता है। ये कौन सा पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग, ये बर्न करना स्टार्ट करेगा। और किसके साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत एकदम सफेद कलर की एक ज्वाला निकलेगी इससे, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगा। डेजलिंग यानी ब्राइट, बहुत चमकीला, जो कि आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दैट्स वाई मैंने कहा कि आप आई ग्लासेस पहने। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, व्हाइट पाउडर में। और ये व्हाइट पाउडर क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, इसको भी 2 कर दीजिए। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या है भैया, ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये कैसे हुआ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, ऐसे हुआ। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर आप इसको नहीं हटाओगे, इसको सैंड पेपर से साफ नहीं करोगे, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से रोकेगी। ठीक है ना, नहीं होने देगी, इसलिए पहले इसको साफ किया जाता है, उसके बाद हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। समझ आया, तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है पहला। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो आपका मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखिए। तो आपने सिंपली रिएक्शन लिख दिया इस तरीके से, है ना, आपने सिंपली इस तरीके से रिएक्शन लिख दी। और साथ साथ में क्या करिए कि डायग्राम बनाइए। भाई ये जो डायग्राम है ना, ये एक्टिविटी 1.1 का डायग्राम है, इसको ड्रॉ करिए। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए एक तो। दूसरी बात, आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए कि आपने क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं, वो भी आपको लिखना है। तो पहला स्टेप आपने क्या फॉलो किया कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसको सैंड पेपर से आपने क्या किया, रब किया। उसके बाद उसको पेयर ऑफ टोंग से आपने पकड़ा, बर्नर या स्पिरिट लैम्प जो भी आपके पास है उसको लिया, उसकी मदद से उसको जलाया। और जब आपने उसको जलाया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से कुछ व्हाइट कलर का ऐश निकल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है। समझ आया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लैम इसमें से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न करता है, जलता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये बोल रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अगला क्या है, क्या मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड एक्स। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट कंपाउंड दे रहा है जिसका नाम एक्स है। तो यहां से क्वेश्चन पूरा है कि इस एक्स नाम के कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, और जब इस एक्स नाम के कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस एक्स नाम के कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इतनी बात तो क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस बनाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये एक मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से पहले या जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। तो आंसर विल बी बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। फॉर्म द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो क्या कर सकता है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोक सकता है। इसीलिए हम इसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, सो दैट इट मे रीडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और इसमें एक व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है, ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, मतलब एनर्जी निकलती है। और जिन रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम क्या है, एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है। कैसा है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। मैग्नीशियम लेबोरेटरी में किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में होता है। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बर्न होता है, जलता है, तो इसमें से कौन से कलर का फ्लेम निकलता है। तो आंसर आपका डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। ठीक है, तो ये आज हमने एक्टिविटी 1.1 हमने क्या करी, कवर करी। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसकी एक एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। तो उससे पहले एक रिकैप देख लीजिए। 1.1 एक्टिविटी में कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बना, साथ में इसमें व्हाइट डेजलिंग फ्लेम भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। ठीक है, तो इसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है कि भैया जब आप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो आपको ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या हुआ, यहां पर लेड नाइट्रेट लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड आपने डाला, तो इसमें क्या बना, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना और लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है ना, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। ठीक है, तो ये नीचे बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एरो का जो सिंबल है वो नीचे की तरफ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दिस रिएक्शन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। अब जहां पर आयंस एक्सचेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में ही एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। न्यू कंपाउंड क्या बनता है, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट तो यहां पर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन लेड नाइट्रेट जो होता है, सॉरी लेड आयोडाइड जो होता है, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर पूछा जाएगा इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करो तो यहां पर देखिए पोटेशियम, यहां पर देखें तो हम इस साइड में आयोडीन 2 है, इधर एक ही है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से 2 कर दें तो यहाँ पर आपके आयोडीन भी 2 हो जाते हैं और पोटेशियम भी क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। इसको भी आप 2 कर दीजिए, जिससे आपके ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर भी 3 2 6, नाइट्रोजन भी आपके 2 हैं, इधर भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो इस तरीके से आपको इसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आई होप आपकी समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है, इसमें जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो क्या है, लेड आयोडाइड है, और इसका कलर कैसा है, कैसा कलर है ये पूछा जा रहा है। तो येलो कलर का बन रहा है। कैसे कलर का बन रहा है, येलो कलर का बन रहा है इस इक्वेशन में। What टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अमाउंट में हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिसमें हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट लगती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। देखिए यहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम है वो किसकी जगह में चला जा रहा है, इस पीबी की जगह में चला जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जा रहा है। और जो ये पीबी है ये किसकी जगह ले रहा है, पोटेशियम की जगह ले रहा है। तो यहां पर क्या बन रहा है, आपका लेड आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो पोटेशियम जब नाइट्रेट के साथ गया तो पोटेशियम नाइट्रेट बना, और लेड जब आयोडीन के साथ आया तो लेड आयोडाइड बना। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब एक्टिविटी 1.3 देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है, आपको क्या करना है, टेक, अभी मैं डायग्राम बता दूंगा, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं आपको, एक टेस्ट ट्यूब में या एक कॉनिकल फ्लास्क में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। जो भी हो उसके साथ आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां पर आपको देखिए एक सावधानी क्या बरतनी है, कॉशन है, हैंडल द एसिड विद केयर। बहुत केयर के साथ आपको इसको पकड़ना है, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। अब आप जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड, उसके चारों तरफ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको निकालना है। और जब आप इस कॉनिकल फ्लास्क को टच कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की पूरा लेक्चर 1 शॉट में प्रोवाइड है, यहां पर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहां पर आपने एक फ्लास्क लिया, इसको बोलते हैं जी कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको, कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, ये देख रहे हैं आप जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है। साथ में उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इसके अंदर हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, हमें यह पूछा जा रहा है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में कुछ ना क्या निकल रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक गैस यहां से क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना, इवोल्व हो रही है। एक गैस के बबल्स यहां से निकल रहे हैं, और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे पता चलता है, इसको मैं भी बता दूंगा, ठीक है। यहां पर एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें आपने H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल्स डाला। अब जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगी, तो क्या बनने वाला है, यहां से जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्योंकि जिंक जो होता है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, और ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस यहां से क्या हो जाती है, इवोल्व हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया रिएक्शन से।
पता चल गया कि आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड हमको कुछ गैस के बबल्स दिखाई दिए जो कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस इसलिए है क्योंकि जब हमने इसको आग के संपर्क में, आग के कांटेक्ट में लाए तो ये जो है कि पॉप साउंड के साथ क्या होने लग गई, जलने लग गई। और पॉप साउंड के साथ केवल हाइड्रोजन गैस ही बर्न होती है, बाकी कोई नहीं होती है। तो इसीलिए ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज समवट हॉट। यहां पर क्या हो जाएगा? हॉट। ठीक है, जब हमने इसको छुआ तो ये गर्म हो गया। अब ये गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए तो टेम्परेचर बढ़ गया। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, निकलती है, इवोल्व होती है, इसीलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है इतना? तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, इसका ऑब्जर्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी। हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा। देखिए मैंने बोला जिंक की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करा तो आपको मिला जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब इसी रिएक्शन को अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, देखो यहां पर जिंक हाइड्रोजन की जगह लेगा तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो HCl के साथ भी रिएक्शन आनी चाहिए आपको और H2SO4 के साथ भी रिएक्शन आनी चाहिए। यहां पर यह भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में या इस एक्टिविटी में हम डाइल्यूट या ज्यादातर एक्टिविटीज जो होती है उसमें हम डाइल्यूट एसिड क्यों लेते हैं? डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड कम है। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब हो गया जिसमें पानी कम है और एसिड ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसीलिए हम डाइल्यूट एसिड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? क्या होता है जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है? तो देखिए क्या होता है, आंसर है व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और साथ साथ में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए जैसे आपने Zn की रिएक्शन कराई HCl के साथ या H2SO4 के साथ तो क्या होगा? यहां पर जिंक किसकी जगह में चला जाएगा? H की जगह में चला जाएगा और ZnCl2 फॉर्म कर देगा, प्लस में H2 बन जाएगा आपका। क्लियर है ना इधर? तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो यहां पर 2 लगा दोगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक, HCl से पहले 2 लगा देना। ठीक है, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसीलिए ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर अगला देखिए, इस रिएक्शन को कम यहां पर इस तरीके से एक डायग्राम दे देगा। अब आपको ये डायग्राम ध्यान में होना चाहिए कि ये कहां पर है। यहां पर देखिए H2 गैस निकल रही है, यहां पर दे देगा X प्लस HCl और क्या बन रहा है? Y प्लस Z। तो आपको बताना है इस X कंपाउंड का नाम क्या है, इस Y का नाम क्या है और इस Z का नाम क्या है। इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क के H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये X क्या है? ये X है आपका Zn। क्या है? Zn। तो Zn HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये Y क्या हो जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnCl2। और ये Z क्या होगा? वो यहां पर दे रखा है H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो इस तरीके के थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनते हैं या आप कह सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3 को हमने आज कवर किया। 10th क्लास की केमिस्ट्री की एक्टिविटी 1.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 को मैं डिस्कस कर चुका हूं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो पूरा चैप्टर है वो 1 शॉट में कंप्लीट है। सारे चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जिनको कि 1% स्टूडेंट ही करते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एक्टिविटी 1.4 को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए
तो एक्टिविटी 1.4 यहां पर क्या बोलती है, थोड़ा हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.4, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है आपको, जिसको कि हम क्विक लाइम बोलते हैं, है ना। चैप्टर पढ़ाते टाइम अच्छे से डिस्कस कर रखा है मैंने। और एक बीकर लेना है आपको, ठीक है। तो बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, यानी जो चूना होता है, ठीक है। तो इसको आपको लेना है। तो ये बीकर लिया आपने, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, है ना। स्लोली स्लोली इसमें पानी को आपको ऐड करना है। क्यों भाई स्लोली स्लोली? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो बहुत हीट इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो बीकर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, वाटर उसमें ऐड किया स्लोली स्लोली। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, ठीक है ना। आपको उसके बाद बीकर को टच करना है और ये फील करना है कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंज तो आएगा ही, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहां पर हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन देखिए, यहां पर ऑब्जर्वेशन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, बहुत विगरसली ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। विगरसली यानी बहुत तेजी से यहां पर रिएक्शन होती है, टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और लार्ज अमाउंट में हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहां पर देखिए CaO क्या है, क्विक लाइम है, क्विक लाइम। जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, CaOH ट्वाइस बनाया। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है। ये क्या है आपका, स्लैक्ड लाइम। क्या है ये, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, इसको दीवारों पर लगाया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, और जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहां पर आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, यहां पर आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि यहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, यहां पर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बोला जा रहा है, ठीक है। और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्विक लाइम होता है या केवल लाइम होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो स्लैक्ड लाइम होता है, और उसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। इसको थोड़े डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन को पहले आप कंप्लीट करिए। क्या है ये, CaOH2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, प्लस यहां पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। हीट एनर्जी यहां पर बनेगी, इसीलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर क्या है, लाइम है, या इसको क्विक लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम या स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या याद रखना है इस एक्टिविटी से रिलेटेड, कि द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन किया और CaOH ट्वाइस बनाया। अब इस CaOH ट्वाइस को जब आप अपनी दीवारों पे अप्लाई करोगे, अपनी दीवारों पे लगाओगे, तो ये स्लोली स्लोली एयर में प्रेजेंट जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ रिएक्शन कराएगा और एक थिन शाइनिंग लेयर बना देगा। और उस थिन शाइनिंग लेयर को क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। और इसकी वजह से आपकी दीवारें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि CaOH ट्वाइस
की रिएक्शन वाटर के साथ करा करके देखो तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा CaCO3 प्लस में H2O। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, CaOH ट्वाइस बनाया, फिर CaOH ट्वाइस को जब आपने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे लगाया तो उसने CO2 के साथ रिएक्शन करी जो कि एयर से मिली, और उसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। इसलिए जब आप तुरंत चूना करते हो दीवारों पे तो वो एकदम नहीं चमकता है, कुछ टाइम के बाद वो चमकता है, क्योंकि वो CO2 के साथ धीरे धीरे जब रिएक्शन करता है तो उसके बाद वहां पर थिन शाइनिंग लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है दीवारों पर, उस X नाम के सब्सटेंस का आपको नाम लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और उसकी रिएक्शन लिखनी है आपको किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया। तो इस सब्सटेंस X का नाम क्या है, CaO है। क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे में क्या बोल रहा है, यानी कि ये लाइम है या क्विक लाइम इसको आप बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ लिखनी है बोल रहा है, वाटर के साथ। तो जी लिख लीजिए, तो ये क्या बना देगा, CaOH ट्वाइस बना देगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है ना, यहां तक ये आंसर हो गया दोनों का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपको वाटर के साथ करनी, CO2 के साथ करके देखनी है, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 प्लस में आपका H2O बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, समझ आया। तो इस रिएक्शन से बेसिकली आपको कितनी चीजें याद हुई, कितनी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले यह भी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन बताइए वाटर के साथ, या इसको एक्टिविटी के द्वारा समझाइए विद डायग्राम बनाइए। एक बीकर बना लीजिए, बीकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप्स लिख लीजिए, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया। पहला स्टेप आपने फॉलो किया कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको बीकर में पुट किया, उसके बाद स्लोली उसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद उसको टच किया तो आपने देखा उसके टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, टेम्परेचर उसका बढ़ा है क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर में भी चेंज आया। इतनी चीजें क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो आपका कॉमन नेम है वो क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेग लाइम है। दोनों के फॉर्मूले भी आपको याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति साइंस। आज हम बात करेंगे साइंस की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1.5 की। एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी आपको पूरी एक्टिविटीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जिनको कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, और एग्जाम में जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को समझेंगे। एक्टिविटी नहीं समझोगे तो एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए चैप्टर कौन सा आपका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इस चैप्टर को मैं वन शॉट में कंप्लीट भी कर चुका हूं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 1.5 क्या कह रही है जी। एक्टिविटी 1.5 को हम समझेंगे इस डायग्राम से, लेकिन पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। फेरस सल्फेट के क्या लेने, क्रिस्टल्स लेने हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो है उनका कलर कैसा है उसको आपको नोट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, है ना। आप इसको गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं बर्नर या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से। और चौथे स्टेप में बोल रहा है कि आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग।
आफ्टर हीटिंग या आफ्टर केमिकल रिएक्शन आप यहां पर क्रिस्टल्स के कलर में कोई चेंज देख पा रहे हो, ये आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये तो आपके क्या है, स्टेप्स हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पर हमने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, ये है आपकी क्या, बॉइलिंग ट्यूब। ये नीचे से क्या लगा हुआ है जी, एक बर्नर लगा हुआ है, जिससे आप इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करोगे, गर्म करोगे, हीट करोगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डू नॉट पॉइंट ऑफ माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नाइबर्स और योर सेल्फ। ठीक है ना, अपनी तरफ बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ है उसको अपनी तरफ नहीं रखना है, या जिधर इधर उधर आपके इधर उधर कोई क्लासमेट्स हैं या कोई लोग हैं उनकी तरफ नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से बहुत खतरनाक गैस निकलती है, वो हार्मफुल होती है। अब वो गैस कौन सी है उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो अपनी नाक को थोड़ा इससे क्या रखना है, दूर रखना है, क्योंकि बहुत खतरनाक बर्निंग गैस यहां से प्रोड्यूस होती है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपने लिए बॉइलिंग ट्यूब में, अब इसको आपने क्या किया, हीट किया। हीट किया तो हीट करने पर आपको क्या मिलने वाला है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। क्या होता है, FeSO4, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि क्रिस्टल्स होते हैं ऑब्वियसली। इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट। ये मैंने हीट का सिंबल लगा दिया। तो ये क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा आपका Fe2O3। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। प्लस आपका क्या बनेगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैस है। ठीक है ना, तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से किया जा रहा है। ठीक है ना, हीट की हेल्प से किया जा रहा है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये बात आपको याद रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर 3 प्रोडक्ट बने हैं आपके, कौन कौन से 3 प्रोडक्ट्स, फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। क्लियर है इतना, तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गई रिएक्शन, आपने बर्नर लिया, बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसमें फेरस और सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले, उनको हीट किया, तो आपको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो FeSO4 है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जब ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है, Fe2O3 बना देता है प्रोडक्ट, तो इसका कलर हो जाता है ब्राउन। कैसे कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का। और आपको पता है केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि चेंज इन कलर। अगर कलर में कोई चेंज आ रहा है, या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, या गैस कोई इवोल्व हो रही है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो यहां पर गैस भी इवोल्व हो रही है और कलर में भी चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। गेटिंग ना, तो ये सारे चैप्टर में बातें डिस्कस हो रखी हैं। अब यहां पर इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से। फेरस सल्फेट है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। यहां पर ग्रीन लिख लेना। फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो फेरिक ऑक्साइड बना। Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है, प्लस SO2 और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर ये गैस बन रही है, इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी नाक को थोड़ा दूर रखना है, अपने मुंह को, माउथ को थोड़ा दूर रखना है इससे, क्योंकि इससे सल्फर की बर्निंग, जब सल्फर बर्न करता है तो उससे डेंजर गैस निकलती है, बहुत डेंजरस होती है गैस, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत सावधानी से, केयरफुली आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है अपनी लेबोरेटरी में। क्लियर है। अब इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन क्या निकला। ऑब्जर्वेशन यही तो है, फेरिक ऑक्साइड मिला और यहां पर एक ग्रीन कलर का था, यहां पर फेरिक ऑक्साइड क्या बन गया, ब्राउन कलर का हो गया, SO2 निकली और SO3, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इन दिस, यहां पर NCERT की लाइंस देख लीजिए। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल, ठीक है, दैट अ सिंगल, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, विजिबल रहे। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, है ना। एक रिएक्टेंट है, वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2, ये देख रहे हैं आप, लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर
ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस, क्रिस्टल्स का कलर यहां पर चेंज हो जाता है। देखिए एक्चुअली में जो लेबोरेटरी में आपका फेरस सल्फेट होता है ना, इस फॉर्म में होता है FeSO4 डॉट डॉट 7H2O, ठीक है ना, 7H2O। इसका मतलब क्या हो गया कि द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स विच आर अवेलेबल इन अ साइंस लैब आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहां पर हेप्टा क्या है, 7 का मतलब होता है हेप्टा, H2O मतलब हाइड्रेट, और FeSO4 मतलब फेरस। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है ये, इस फॉर्म में होता है ये। तो हम सबसे पहले इसको जब गर्म करते हैं तो दे कंटेन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, कंटेन करता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर के साथ फिक्स मॉलिक्यूल फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के साथ कंबाइन हो रखे हैं, इसीलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और जब इनको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सबसे पहले अपने ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, लॉस करता है। क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो इसमें से पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा क्या, FeSO4। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, जब इसमें से वाटर सारा उड़ गया तो इसका कलर हो जाता है व्हाइट। क्या हो जाता है, व्हाइट। उसके बाद आगे रिएक्शन होती है, उसके बाद आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ब्लैक ब्राउनिश बोल सकते हो या एग्जैक्टली आप ब्राउन बोल सकते हो, ठीक है। ब्राउन कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन सा, आपका फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से फेरिक ऑक्साइड बना विच इज ब्राउन इन कलर, एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहां से क्या होती है, इवोल्व होती है। क्लियर है इतना। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आपको याद रहेगा, ठीक है जी। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि क्या होता है जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो आपको रिएक्शन के द्वारा समझाइए। तो आपको ये इक्वेशन वहां पर लिखनी पड़ेगी। जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं ना, किस तरीके से लिखोगे आप, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब जब स्ट्रांगली इसको हीट किया जाता है तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ये लिखना और उसके बाद ये इक्वेशन आपको लिख देनी है, ठीक है। क्या लिखना है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका उसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि जो फेरस सल्फेट है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। या ऐसा पूछ सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करो और एक एक्टिविटी के द्वारा उसको डिफाइन करो, मतलब डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एन एक्टिविटी विद डायग्राम, ठीक है। तो वहां पर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म कर देनी है, इस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर देनी, वहां पर ये एक्टिविटी आपको लिख देनी है, उसके स्टेप्स लिख देने हैं आपको। अब स्टेप्स में आप क्या लिखोगे, ये रटना नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कि 2 ग्राम आपने फेरस सल्फेट लिया, जो कि उसके बाद आपने उसका कलर नोट किया, कौन से कलर का होता है। उसके बाद आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, एक बर्नर लिया, और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रखे, उसको आपने गर्म किया, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन में आपका क्या निकला कि आपको क्या मिला, प्रोडक्ट में फेरिक ऑक्साइड मिला, SO2 मिला और SO3 मिला। क्लियर है इतना। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में एक्टिविटी 1.6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी 1 शॉट में कंप्लीट कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते, उसके लिए आपको एक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर डेली आप एक एक एक्टिविटी भी करते रहोगे तो एग्जाम आते आते आपकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.6 में हमको क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब लेनी है आपको एक, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है।
होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे की मदद से आपको बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है ताकि आपका हाथ ना जले। उसको हीट करना है ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। अभी मैं फिगर को आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, ये आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, यहां पर ये आपका बर्नर है, उसमें ये फ्लेम जल रहा है और उसमें आप इसको गर्म कर लो। अब इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है, लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, यानी PbNO3 ट्वाइस रखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको आप जला रहे हो तो इसमें आप देखिए रिएक्शन होने के बाद ब्राउन कलर का ना फ्यूम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, फ्यूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है ना, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकल रहा है। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली होकर के आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, क्योंकि ब्राउन कलर का जो फ्यूम है ये थोड़ा क्या होता है, डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो टोंग की मदद से आपको इसको पकड़ना है, हाथ से पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा, इसीलिए टोंग से आपको पकड़ना है इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो फ्यूम है ना, ये फ्यूम जो है ब्राउन कलर का, ये किसका फ्यूम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर बेसिकली मैं इक्वेशन को यहां पे लिखूं तो PbNO3 को जब आपने हीट किया, क्या किया आपने, इसको हीट किया, तो आपको क्या बना, लेड ऑक्साइड बना प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस इवोल्व हुई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इवोल्व हुई, जो ब्राउन कलर के फ्यूम के रूप में बाहर आती है। क्लियर है इतना? चलिए, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ये लेड नाइट्रेट था, यानी कि PbNO3 ट्वाइस, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लेड नाइट्रेट जो कि आपने बॉइलिंग ट्यूब में लिया था 2 ग्राम, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होने के बाद, इसको हीट करने के बाद जब इसका प्रोडक्ट बनता है लेड ऑक्साइड, तो इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो लेड मोनोक्साइड का कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोक्साइड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन और एक को मोनो बोलते हैं, तो लेड मोनोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर लेड मोनोक्साइड का जो कलर होता है, PbO का जो कलर होता है, वो कैसा होता है, येलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर की फ्यूम के रूप में निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। तो ब्राउन फ्यूम किसका निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकल रहा है। लेड ऑक्साइड या लेड मोनोक्साइड जो है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मतलब ही हीट होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से फोटो डिकम्पोजिशन आता है, फोटोलाइसिस जिसमें होता है लाइट की हेल्प से अगर कोई चीज टूटती है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर 3 प्रोडक्ट में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। जब आपने इस रिएक्शन को किया, इसको हीट किया, तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवोल्व्ड, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का ब्राउन फ्यूम यहां से इवोल्व हुआ। इफ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, ये एक लकड़ी का होता है, वुड का होता है, जिसको किसी गैस के ना टेस्ट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको इसके माउथ के ऊपर रखते हैं ग्लोइंग स्प्लिंटर को, तो ये फायर यानी आग पकड़ सकता है, आग पकड़ सकता है और फिर से जलना शुरू कर सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस भी इवोल्व हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज आग पकड़ सकती है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के नहीं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि अ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब। यहां पर ये येलो सॉलिड क्या है, लेड ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में रह जाता है बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है ना, ये वाला देखिए, ये ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, येलो कलर का होता है। येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब, दिस इज लेड मोनोक्साइड। ये क्या होता है, लेड मोनोक्साइड या लेड ऑक्साइड होता है। प्लीज नोट दैट लेड मोनोक्साइड इज रेडिश ब्राउन
जब इसको गर्म किया जाता है व्हेन हॉट, जब ये गर्म होता है तो ये कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है जी, येलो कलर का हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेड मोनोक्साइड जब गर्म होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब ठंडा होता है तो येलो कलर का हो जाता है। क्लियर है? तो ये 3 ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन को करने के बाद हमको मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट के पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं और उसको हीट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो जी हम अभी तक हमने आपको जितने भी चीजें बताई वही हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेड मोनोक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये 3 चीजों में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ आया? अब यहां पर द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड। कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट एक येलो कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको लेड मोनोक्साइड कहते हैं। ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इवोल्व करता है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहां से इवोल्व होती है। गेटिंग? तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन को, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, गर्म करते हो तो क्या होता है? तो क्या होता है भाई, लेड ऑक्साइड है, लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिएक्शन में कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो कौन से कलर का फ्यूम प्रोड्यूस करता है? तो ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस करता है। इसमें जो लेड ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और जो लेड नाइट्रेट होता है वो कैसे कलर में होता है, वो कलरलेस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। साथ में ये भी बन सकता है कि जो ये वाली रिएक्शन है किस चीज का एग्जांपल है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन में भी कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हीट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके से बन सकता है कि आप लेड नाइट्रेट को हीट करिए और उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाइए, है ना, विद डायग्राम। तो वहां पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। वैसे ये बहुत कम चांस होते हैं इसको आने के, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी तैयारी रख सकते हैं और साथ में आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, क्या स्टेप लिख सकते हैं कि आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लोगे, बॉइलिंग ट्यूब से, बॉइलिंग ट्यूब में उसको रखोगे, पेयर ऑफ टोंग से उसको पकड़ोगे, गर्म करोगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिख लेना। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे। ब्राउन फ्यूम निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और येलो सॉलिड रह जाता है बॉइलिंग ट्यूब में जिसको लेड मोनोक्साइड कहते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते। तो दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्टिविटी नंबर 1.7 को डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर साल। ठीक है, तो इससे पहले हम जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबको कवर कर चुके हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसको मैं 1 शॉट में कंप्लीट कर चुका हूं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब हम इसकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। डेली में एक एक एक्टिविटी कर रहा हूं ताकि आप अभी से अगर एक्टिविटीज को करेंगे तो एग्जाम तक, अगर डेली भी आप एक एक एक्टिविटी करते रहेंगे तो एग्जाम तक आपकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी और एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.7 को हम समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से, लेकिन पहले कुछ स्टेप्स हैं उनको हम रीड करेंगे एक एक करके ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक मग। आपको एक प्लास्टिक मग लेना है, उस पर ड्रिल मशीन से आपको 2 होल करने हैं उसके नीचे, उसके बेस पर। ठीक है, और उस पर रबर स्टॉपर्स आपको क्या करने, लगा देने हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका प्लास्टिक मग। यहां पर आपको 2 क्या करने, होल करने हैं। साथ में आपको रबर स्टॉपर लगा देने हैं ताकि यहां से कोई चीज नीचे लीक ना हो, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो नीचे लीक ना हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो 2 होल किए आपने, रबर स्टॉपर लगाया। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, है ना। इन रबर स्टॉपर्स पे आपको नीचे से क्या करना है,
कार्बन की रॉड लगानी है, ग्रेफाइट की रॉड लगानी है ना। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है, यानी कि कार्बन रॉड है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन ही होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, जैसे डायमंड भी होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेफाइट को फिट कर दिया। ओके, तो क्या किया आपने, ड्रिल मशीन से आपने इस पे 2 होल किए, रबर स्टॉपर लगाया और इन रबर स्टॉपर्स पे आपने कार्बन की रॉड क्या कर दी, फिट कर दी, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की डीसी बैटरी से आपको इनको कनेक्ट करना है। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, डीसी मतलब, तो देखो बैटरी में जो अल्टरनेट करंट होता है ना, अल्टरनेट की करंट वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती जाती है। मतलब कभी रिएक्शन इधर से इधर होगी तो कभी इधर से इधर होगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम वाटर को तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो किस में टूटेगा, H2 प्लस O2 में टूटेगा, H2 प्लस O2 में टूटेगा। तो कभी H2O से H2 प्लस O2 बनेगा, तो कभी दोनों कंबाइन करके H2O बनाएंगे, अगर अल्टरनेटिंग करंट यहां पर होगा तो, ठीक है। ऊपर नीचे होती है इसकी वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। और वैसे भी बैटरी जो होती है उसमें AC यानी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 6 वोल्ट की डीसी बैटरी हमने क्या कर दी, कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब जो बैटरी है ना, बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल है, बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उसको हम बोलेंगे एनोड, और बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है उसको हम बोलेंगे कैथोड। उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड को बैटरी, एक इलेक्ट्रोड को आपको एनोड से जोड़ना है और एक को आपको कैथोड से जोड़ना है। क्लियर है इतना? अब देखिए, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, कनेक्ट कर दिया आपने। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। इसके बाद आपको मग में पानी भरना है, इतना पानी भरना है आपको मग में कि जो ये ब्लैक कलर के आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, ग्रेफाइट रॉड दिख रही है आपको, ये इसमें इमर्ज हो जाए, डूब जाए, इस तरीके से आपको पानी भरना है। क्लियर है इतना? चलिए, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर। उसके बाद आपको वाटर में ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स क्या करनी है, फिल करनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हो गया जिसमें एसिड कम है और वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। H2SO4 डालना आपको, H2SO। अच्छा, एसिड क्यों डालना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहां पर आप एसिडिफाई क्यों कर रहे हो वाटर को, ठीक है। वाटर में आप एसिड क्यों ऐड कर रहे हो, तो वाटर में आप एसिड इसलिए ऐड कर रहे हो ताकि उससे वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, वाटर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो यहां पर क्या होता है, जब ये H2 को आप पानी में डालोगे तो ये H प्लस और SO4 2 माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसमें हम एसिड या सॉल्ट NaCl डालते हैं, मतलब ऐसी चीज डालते हैं जो आयनिक हो। तो आयनिक कंपाउंड हम डालते हैं, वो आयंस में टूट जाता है, प्लस में और माइनस में टूट जाता है, इससे इसको फ्री आयंस मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां पर आपने एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लिया। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर। अब पानी से भरी हुई 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है और इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये जो 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है पानी से भरी हुई और उनको उल्टा करके, इन्वर्ट करके, जैसे कार्बन रॉड है तो इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लगा देनी है, इस तरीके से ऊपर से इन्वर्ट करके ढक देना है दोनों को, ठीक है ना। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब हो गई, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब हो गई। क्लियर है इतना? तो आप देख भी पा रहे होंगे, मग में तो पानी है ही है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको स्विच को ऑन कर देना है, जो आपकी बैटरी यहां पर लगी हुई है उसमें से आपको स्विच ऑन कर देना है, और जो apparatus है पूरा, जो ये पूरा apparatus है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको छोड़ देना, उसमें करंट फ्लो होने देना है, ठीक है। अब क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। एक है कैथोड, एक है एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर ना बबल्स बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे?
बबल्स बनने लग जाएगी, बबल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स जो है टेस्ट ट्यूब में से वाटर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि यहां पर जब ऊपर की तरफ गैस भरेगी तो ये गैस नीचे की तरफ प्रेशर देगी पानी को, तो पानी का लेवल ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, यहां पर पानी का लेवल ज्यादा है और गैस ज्यादा है, पानी का लेवल कम है और गैस क्या है, ज्यादा है। यहां पर पानी का लेवल ज्यादा है और गैस का जो लेवल है वो कम है, ठीक है, जहां पर ये ऑक्सीजन स्टोर हो रही है। तो अभी पूरा डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो आपकी बबल्स हैं ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में से। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। जो दोनों टेस्ट ट्यूब है क्या उसमें जो दो गैसेस बनी हुई है उनका जो वॉल्यूम है वो क्या सेम है। मतलब हमने वाटर को H2O को हमने H2O को एक मिनट H2O को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा H2 प्लस O2 में, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस वाले पोर्शन में देखिए हाइड्रोजन पर कितना लगा हुआ है, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब 1 ऑक्सीजन है। तो 2:1 के रेशियो में हमें दोनों गैसेस क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 होगा, क्लियर है। अच्छा, तो यहां पे क्या होगा, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में, इसका आंसर आपको बताना है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, जब रिस्पेक्टिव गैसेस से मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसेस से दोनों टेस्ट ट्यूब फिल हो जाएंगे, तो आपको केयरफुल होकर के टेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स गैसेस 1 by 1 ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपको बर्निंग कैंडल लानी है और उसके बाद इस स्टेप को आपको बड़े ही सावधानी से करना पड़ेगा। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर्स, ओके। तो व्हाट हैपन्स इन ईच केस में क्या होता है, एंड विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, इसके लिए हमें दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ पर क्या लेकर जाना पड़ेगा, बर्निंग कैंडल लेकर के जाना पड़ेगा, क्लियर है इतना। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गए। आपने एक ड्रिल मशीन ली, दोनों पर मग पर आपने ड्रिल मशीन से क्या किया, 2 होल किए, उसमें फिर आपने रबर स्टॉपर लगाया ताकि कोई चीज नीचे लीक ना हो। उसके बाद आपने ग्रेफाइट की रॉड उसमें इंसर्ट करी। ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट करने के बाद आपने इतना पानी इसमें ऐड किया कि ये दोनों रॉड जो है वो इमर्ज हो जाए, डूब जाए। उसके बाद आपने क्या किया, 2 पानी से भरी हुई 2 टेस्ट ट्यूब को इसमें क्या किया, इन दोनों रॉड के ऊपर इस तरीके से फिट कर दिया, इन्वर्ट करके लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया पानी में ताकि पानी की कंडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। वो आयंस उसको प्रोवाइड कर देगा और इजीली जो है प्लस से माइनस की तरफ आपका जो करंट है फ्लो करने लग जाएगा। करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो बैटरी का जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, एनोड वाला जो पोर्शन है उस पर बनने वाली जो गैस होगी, ध्यान से समझना, उस पर बनने वाली गैस होगी ऑक्सीजन, और कैथोड का मतलब हो गया माइनस, एनोड मतलब हो गया प्लस, क्लियर है। तो यहां पर बनने वाली गैस कौन सी होगी, प्लस पर, प्लस इलेक्ट्रोड पर जो गैस बनेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो गैस स्टोर हो रही है, कलेक्ट हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। और जो माइनस इलेक्ट्रोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो गैस यहां पर कलेक्ट हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहां पर ना स्पेस ज्यादा है, मतलब गैस यहां पे ज्यादा है, वाटर का लेवल कम है और गैस ज्यादा भरी हुई है। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 ही है, क्योंकि यहां पे वाटर का लेवल ज्यादा है और गैस जो है वो क्या है, कम है। समझ आया। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से यहां पे बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन एक तो यही बनेगा कि भैया जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि एनोड है, उस पर कौन सी गैस बन रही है, उस पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि इस पर ऑक्सीजन और इस पे हाइड्रोजन, ये कैसे पता चला, तो इसके लिए हम बर्निंग कैंडल ले गए। जब हमने इन टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला तो इन टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम बर्निंग कैंडल ले गए। अब अगर कैंडल ब्राइटली जल रही है,
बहुत तेजी से उसमें आग जल रही है, तो मतलब आप उसको कौन सी टेस्ट ट्यूब की तरफ ले गए, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो क्या करता है, कंबशन में हेल्प करता है, कंबशन में हेल्प करता है, किसी भी चीज को जलाने में क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए वो ब्राइटली जलने लग जाती है। और हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब की तरफ जब आप उसको ले जाओगे तो ये गैस ना पॉप साउंड के साथ क्या होगी, जलेगी। पॉप साउंड कैसे होता है, इस तरीके से होता है, देख दो, इस तरीके से पॉप साउंड होता है। तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न करती है, ये हम जानते हैं, तो उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। इस तरीके से हम पता करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो कैथोड पर बनने वाली गैस हाइड्रोजन है, एनोड पर बनने वाली गैस ऑक्सीजन है। और रिएक्शन कैसी होगी आपकी, रिएक्शन होगी आपकी H2O को आपने देखो, जब डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से होता है तो उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं, और जब डिकम्पोजिशन आपका इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब लाइट की हेल्प से होता है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। उससे रिलेटेड भी एक्टिविटी आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2H2O मॉलिक्यूल आपने लिए, चलो इसको अभी हटा दो, बैलेंस करते टाइम आ जाएगा। H2O को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये H2 प्लस O2 में क्या हो गया, टूट गया। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है, तो यहां पर 2 लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, यहां पे 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रोडक्ट वाली साइड में देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है आपका, एक ही है। मतलब 2:1 के रेशियो में दोनों गैसेस क्या होती है, फॉर्म होती है, 2:1 के रेशियो में। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, यहां पे लिखा रहेगा कैथोड, यहां पे लिखा रहेगा कैथोड, और यहां पे लिखा रहेगा एनोड, अब इसका रेशियो बताओ, अब इसका रेशियो बताओ। तो कैथोड पर बनने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और एनोड पर बनने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2, ऑक्सीजन कितना होगा, 1, तो 2:1 का रेशियो हो गया। अगर इस तरीके से लिखा रहेगा, एक तरफ एनोड लिखा रहेगा, दूसरी तरफ कैथोड लिखा रहेगा, तो आप 2:1 मत करके आ जाना वहां पे। यहां पे देखिए, एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पे बनती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब 1 वॉल्यूम, और कैथोड पर कौन सी बनती है, हाइड्रोजन मतलब 2 वॉल्यूम, तो मतलब 1:2। कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। कुल मिला के बात यह है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो 2 होगा, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो 1 होगा, 2:1 के रेशियो में दोनों चीजें यहां पे फॉर्म होंगी। क्लियर है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम वाटर को तोड़ते हैं, H2O को जब हम H2 और O2 में तोड़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या समझते हैं, एक एक्टिविटी या एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाइए। ठीक है, अब इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर को H2O को H2 और O2 में तोड़ने की जो प्रोसेस है, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, नेम दिस गैस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो एक गैस है वो डबल अमाउंट में बन रही है, मतलब ऑक्सीजन से डबल बन रही है। ऑक्सीजन 1 है तो वो 2 बन रही है। वो कौन सी गैस है, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो भैया वाटर होता है उसका फॉर्मूला H2O होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 ही होता है। या इस तरीके से जब आप निकालते हो उसको, H2O इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा, H2 प्लस O2 में इसको बैलेंस किया इस तरीके से, तो यहां पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1, 2:1, ये इसका आंसर है। तो द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। जिसका अमाउंट डबल होता है, ट्वाइस होता है,
उसको हम, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। दिस इज बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इसमें होते हैं, हाइड्रोजन के 2 पार्ट होते हैं एज कंपेयर टू ओनली 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, और ऑक्सीजन एलिमेंट का केवल एक ही पार्ट होता है। क्लियर है इतना? तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने आपको बताया, उसमें जब हम दोनों टेस्ट ट्यूब के पास में, उनके माउथ पर जब हम बर्निंग कैंडल को लेकर के आते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए when a burning candle is brought near the mouth of the test tubes, the gas in test tube burns rapidly। ये है मेकिंग आपका a popping sound, ठीक है ना। पॉपिंग साउंड के साथ जो गैस जल रही है दैट इज हाइड्रोजन। लिटिल एक्सप्लोजन मतलब छोटा सा धमाका होता है वहां पे, ठीक है। तो क्या होता है, छोटा सा धमाका होता है, पॉप साउंड के साथ एक गैस जलती है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में क्या होता है, व्हेन बर्निंग कैंडल इज टेकन नियर द माउथ ऑफ अनदर टेस्ट ट्यूब, जब दूसरी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम कैंडल को लेकर के जाते हैं तो वो कैंडल जो है स्टार्ट्स बर्निंग ब्राइटली, बहुत ब्राइटली जलने लगती है, उसका जो फ्लेम होता है वो बहुत ब्राइटली जलने लगता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन चीजों को जलाने में हेल्प करता है, कंबशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज नहीं जल सकती है। समझ आया? तो एक में हाइड्रोजन और एक में आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। समझ आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से क्या होते हैं, बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1.8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। पिछले साल इससे क्वेश्चन भी बना था और उम्मीद है इस साल भी बनेगा। इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट में सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 1 शॉट में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं यहां पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटीज से, तो एक्टिविटीज को आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपकी एक्टिविटी 1.8, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलती है ये एक्टिविटी। तो सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें चाहिए आपको एक चाइना डिश। क्या चाहिए? चाइना डिश। इसको चाइना डिश बोलते हैं। इस चाइना डिश में आपको सिल्वर क्लोराइड रखना है। क्या रखना है? सिल्वर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। अब आपको बोलना है कि व्हाट इज इट्स कलर। इसका कलर कैसा होता है, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। एक एक पॉइंट याद रखना, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल याद रखना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है भाई। तो व्हाइट कलर का होता है आपका क्या? सिल्वर क्लोराइड। ये पॉइंट आपको नोट करना है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, है ना। ये सनलाइट है। इस चाइना डिश को, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड आपने रखा हुआ है, इसको आपको धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। और जब देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। जैसे हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा किस तरीके से वाटर टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। उससे पहले हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा था, जिसमें हीट की हेल्प से हम रिएक्शंस को करा रहे थे। अब यहां पर लाइट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? रिएक्शन को कर रहे हैं। तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना आपको चाइना डिश में, उसके कलर नोट करना आपको व्हाइट कलर का होता है, और सनलाइट में उसको कुछ टाइम के लिए आपको रख देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद आप सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है मतलब एक ही यहां पर रिएक्टेंट है, तो ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, और सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा?
टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिल्वर जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में होगी, क्लोरीन क्या होगी, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। समझ आया? तो अब देखिए जरा, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है ना, वो सिल्वर मेटल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप याद रखना, ग्रे कलर में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या, ये सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर बनता है तो सिल्वर ये किस कलर का हो जाता है, ग्रेइश कलर का हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है। और यहां पर जो क्लोरीन गैस का कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर की होगी। कैसी होगी, येलोइश कलर की होगी आपकी कौन, क्लोरीन गैस। ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की, येलोइश ग्रीन कलर की होगी आपकी क्या, क्लोरीन गैस। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को अगर आप सिल्वर के साथ अगर आप ब्रोमीन जोड़ देते हो, इसी को अगर आप AgBr लिख लेते हो, ठीक है, क्या लिख लेते हो, AgBr, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब आप चाइना डिश में रखोगे ना, तो इसके कलर में भी चेंज आ जाता है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में। ये भी सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन गैस की फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो यहां पर वैसे ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो आपकी लिक्विड स्टेज में होती है, लेकिन यहां पर रिएक्शन हो रही है, इसलिए गैस की फॉर्म में क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। तो ये गैस की फॉर्म में यहां पर इवोल्व होगी। ठीक है, तो यहां पर ब्रोमीन निकलेगी। दोनों केसेस में वही होगा, दोनों सेम रिएक्शन है, बस यहां पर हमने क्लोरीन की जगह ब्रोमीन को ऐड कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये आपकी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें भी कौन सा डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन है ना, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये फोटोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, इनका यूज कहां किया जाता है, इनका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट। आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्या पूछ दिया जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, 2-3 रिएक्शंस लिख लेगा नीचे, उसमें से एक रिएक्शन ये भी रहेगी या ब्रोमीन के साथ रहेगी, जो भी रिएक्शन रहेगी, क्योंकि चाहे सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन है चाहे ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इसमें एक रिएक्शन ये लिखी रहेगी और 2-3 रिएक्शंस और रहेंगी। और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इनमें से कौन सी रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो यूर आंसर शुड बी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो रिएक्शन है, यानी कि ये वाली। ठीक है, या AgBr वाली। समझ आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बनेंगे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट, या सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है जब सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखते हो, तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, और सिल्वर ब्रोमाइड का भी कलर मैं आपको बता देता हूं, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है पेल येलो, है ना, पेल बोल सकते हो, येलो पीले कलर का होता है। कौन, आपका सिल्वर ब्रोमाइड। समझ आया? और जब ये सिल्वर में कन्वर्ट होता है तो ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन में मैंने आपको बताया। तो इसके बाद ये आंसर लिखने के बाद आपको यहां पर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सिल्वर क्लोराइड Ag सॉलिड फॉर्म में होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा, और क्या बनाएगा, सिल्वर मेटल सॉलिड फॉर्म और क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहां से इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। यहां पर नोट करने वाली चीज क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है, और साथ साथ में जो AgBr वाली रिएक्शन है जिसमें कि सिल्वर और ब्रोमीन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। समझ आया? तो इतने पॉइंट्स आपको इस एक्टिविटी में याद रखना है। आपका
बच्चों, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे 10th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.9। इससे पहले इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कैसे एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जिनको बच्चे अवॉइड करते हैं, केवल 1% बच्चे इनको करके जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स छूट जाएंगे और अगर क्वेश्चन छूटेगा तो मार्क्स अपने आप आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपको हर एक एक्टिविटी को समझते हुए चलना है। तो एक्टिविटी 1.9 में आपको क्या करना है, ये है आपकी एक्टिविटी 1.9। इस डायग्राम और इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कील आपको लेनी है, उनको क्लीन करना है, आपको रब करना है विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से आपको उनको रब करना है, अगर उनके ऊपर कोई लेयर वगैरह लगी होगी तो वो साफ हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। उसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब पे आपको मार्क कर देना है ए और एक पर मार्क कर देना है आपको बी। तो एक हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब ए और एक हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब बी। अब आपको क्या करना है आगे, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखना है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको रखना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो आपको नोट कर देना है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, क्लियर। उसके बाद ये जो लोहे की कील है ना, आयरन नेल्स जो है, इनको आपको बांधना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड, थ्रेड से आपको इनको बांधना है और इनको इमर्ज कर देना है आपको केयरफुली, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। टेस्ट ट्यूब बी में रखे हुए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपको इनको इमर्ज कर देना है एक रस्सी से बांध करके। कम से कम 20 मिनट तक या आधे घंटे तक आप इनको रख सकते हैं। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। कंपेरिजन के लिए आपको एक आयरन नेल अलग रख देनी है, उसको आपको सॉल्यूशन में नहीं डालना है। सॉल्यूशन में आपको केवल 2 ही आयरन नेल डालनी है, एक भी डालोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स। 20 मिनट बाद आप उन आयरन नेल्स को हटाइए सॉल्यूशन में से, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और उसके बाद आपको कंपेयर करना है इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, उसकी इंटेंसिटी आपको चेक करनी है कि उसका कलर में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है, ठीक है। उसको आपको जो ए टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको आपको कंपेयर करना है बी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आपने लोहे की कील डाल रखी है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। आयरन नेल का भी आपको कलर चेक करना है जिसको आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है? जिस लोहे की कील को आपने एक साइड में रखा हुआ था, जिसको सॉल्यूशन में नहीं रखा हुआ था, उससे आपको कंपेयर करना है उन आयरन नेल्स के साथ जो आपकी किस में रखी हुई है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी हुई है, ठीक है। तो ये है आपका एक आपकी टेस्ट ट्यूब। इसमें आपने क्या किया है, आयरन नेल को इस तरीके से थ्रेड से बांध करके इस तरीके से लटका रखा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने इसमें ऐड किया है, ये आपका स्टैंड है। यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू है, कॉपर सल्फेट CuSO4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, एक आयरन नेल को आपने क्या रखा हुआ था, साइड में रखा हुआ था, और जिस आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा हुआ था ना, उसका कलर देखिए ब्राउनिश हो गया, ब्राउन कलर का हो गया ये, ठीक है। साथ ही साथ में जिस टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन नेल को डिप करके रखा हुआ था, उस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो फेड हो जाता है। उस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो यहाँ से देखिए हल्का सा ग्रीनिश कलर में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो पहले ब्लू कलर का था, अब ये ऐसे कलर का हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब बी में देखिए, आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपने आयरन नेल को रखा हुआ था उसमें से कलर चेंज हो गया है, और कैसे कलर का हो गया है, ये ग्रीनिश कलर का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए। आयरन नेल जो है उस पर एक
लेयर चढ़ जाती है, एक कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है, रेड ब्राउन कलर की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्या आ गई, इसके ऊपर लेयर आ गई। ये लेयर क्यों आई, ये कॉपर मेटल की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। तो जब इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो कॉपर की जो लेयर है वो इस आयरन नील के ऊपर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। इसीलिए इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, रेड ब्राउनिश कलर का ये आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या है कि जो आयरन है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। इसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मतलब लोहे की कील को हमने डिप किया उसमें, तो क्या बना आपका आयरन सल्फेट, या इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, जो भी आपको सही लगे। तो FeSO4 में आपने यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर जो आयरन होता है ना, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन कॉपर की जगह में चला जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर मेटल आपकी साइड हो जाती है, बाहर हो जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है ये, इस बात को आपको याद रखना। और इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। जो आयरन नेल है ना, इस एक्टिविटी में जो आयरन नेल है ना वो ब्राउनिश कलर की क्यों हो गई, क्यों हो गई वो ब्राउनिश कलर की, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर मेटल की लेयर चढ़ जाती है, क्योंकि उसको आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ था। ठीक है। अब यहां पर देखिए, कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, उड़ जाता है ना, या आप कह सकते हैं हल्का सा चेंज हो जाता है ग्रीनिश कलर में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर की जगह ले लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर आपका बाहर हो जाता है। क्लियर है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is kept immersed in it? जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को इमर्ज करते हैं, डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों होता है, चेंज क्यों होता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो क्यों होता है भाई, ये तो आपको पता ही है कि जो आयरन होता है ना वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन मिक्स किया तो आयरन इसकी जगह ले लेती है, FeSO4 बन जाता, आपको पता ही है, और कॉपर मेटल बाहर हो जाती है। ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्ज्ड इन इट बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, रिजल्टिंग इन द कलर चेंज। रिजल्ट क्या होता है इसका, कलर चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड द आयरन फॉर्म्स फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है, विच इज ग्रीनिश इन कलर। द कॉपर डिपोजिट्स अराउंड द नेल, जो आपकी लोहे की कील है उसके चारों तरफ कॉपर क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस टाइप के यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। या ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है भाई, तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर मेटल अलग हो जाती है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी कुछ नहीं बनेगा यहाँ से। और आपको फ्रेंड्स, दिस इज दिवाकर और आज हम 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1.10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सारी एक्टिविटीज मैं डिस्कस कर चुका हूं और मैं आपको बता दूं, एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उनको छोड़ देंगे और आपके मार्क्स डिडक्ट कर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप तुक्का भी नहीं मार सकते, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। तो क्या कहती है आपकी एक्टिविटी 1.10, लेट्स सी।
तो एक्टिविटी 1.10 को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, लेकिन पहले जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे कि इस एक्टिविटी को करते टाइम हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको क्या करना है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लेना है आपको 3 ml। कितना ml? 3 ml। देखो आपको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। यहाँ पर कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए? 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट लेना है 3 ml एंड अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लेना है। तो यहाँ पर पहली टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब इसमें पानी होगा, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो इन दोनों को आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है 3-3 ml। उसके बाद मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपको मिक्स करना है, जैसे कि फिगर 1.9 में दिखाया गया है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आप यहां पर चेंज देखोगे? ओके, तो यहां पर देखते हैं हम। यहां पर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था ऑलरेडी? एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था? सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है? बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए, इस वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने सोडियम सल्फेट ले रखा है, उसके सॉल्यूशन को आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। तो ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन होगी आपकी BaCl2 प्लस Na2SO4 के बीच में। क्या होगी? रिएक्शन होगी। भाई दोनों को आपने मिक्स कर दिया, अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो ये जो Ba है ना, बेरियम, ये सोडियम की जगह में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा BaSO4, ठीक है। और ये जो सोडियम है ये Ba की जगह में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये भी ये सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि ये PPT बनती है, और ये एक्वस फॉर्म में होगा सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन करवाई टेस्ट ट्यूब में, तो हमारा ऑब्जर्वेशन निकला, हमें हमें 2 चीजें मिली। देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड से आपका बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट से आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। दोनों ने अपने आयंस को क्या किया है? यहां पर एक्सचेंज किया है बच्चों, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यहां पर जो BaSO4 है वो बनता है और इसकी PPT बनती है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है नीचे की तरफ। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ आ गया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा इसको देख लीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड के साथ इसको हम ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट को, तो क्या होता है? एक तो इसका आंसर लिखना है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। साथ साथ में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो यहां पर हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या उसकी रिएक्शन करवाते हैं, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। और जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। यहां पर सोडियम क्लोराइड भी बनता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो गई आपकी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड आल्सो इन एक्वस फॉर्म, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट और आपका क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहां पर बनते हैं। तो यहां पर जो बेरियम सल्फेट है इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है,
कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट। व्हाइट पीपीटी बनता है। ये पीपीटी किसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेट बनता है किसका, बेरियम सल्फेट का। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और साथ साथ में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 1.10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर जो है वो वन शॉट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम आपकी जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्टिविटी 1.11 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे पहले इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं सबको कवर कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.11 क्या कहती है और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको आप तभी कर पाओगे जब आप एक्टिविटी को समझ पाओगे। तो इस एक्टिविटी को इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको एक चाइना डिश लेनी है। क्या लेनी है, एक चाइना डिश लेनी है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। उसके अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको रखना है। किसके अंदर, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको रखना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है उसमें, वट डू यू ऑब्जर्व, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। बहुत छोटी एक्टिविटी है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बर्नर ऊपर आपकी चाइना डिश रखी हुई है और उसके अंदर आपको क्या रखा हुआ है, कॉपर का पाउडर आपको दिख रहा होगा, ब्राउनिश कलर का। कैसे कलर का, ब्राउनिश कलर का या रेड ब्राउन कलर का। ठीक है ना, दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो कॉपर, देखो कॉपर, आप कॉपर पाउडर को जला रहे हो, कॉपर का फॉर्मूला या सिंबल होता है Cu। अब इसको आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो। अब जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो ये जलेगा नहीं, कंबशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन। मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ये हीट का सिंबल लगा दिया मैंने, तो ये क्या होगा, ये कॉपर जो है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक है ना, और क्या बनाएगा, CuO बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब कॉपर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ये अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहां पर जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, है ना, और क्या बना रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। गेटिंग। अच्छा, अब यहां पर देखिए एक चीज और समझिए, यहां पे दूसरी रिएक्शन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को पहले समझ लीजिए कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO मींस कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स। ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ठीक है भाई, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस कॉपर ऑक्साइड में से अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करते हो उसको हीट दे करके, तो क्या होगा, यहां पर कॉपर मेटल बनेगी। यहां पर कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है, यहां पर जो कॉपर अलग होकर के बनता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, और प्लस आपका वाटर का भी यहां पर फॉर्मेशन होता है। समझ आया। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वाली रिएक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या कर रही है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन है ये। क्या है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज द एडिशन ऑफ कॉपर। अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ देखो, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है ऐसे ऑक्सीजन के साथ कॉपर भी जुड़ रही है ना। तो कॉपर मेटल है, तो मेटल के एडिशन को क्या बोलते हैं, दिस इज द एडिशन ऑफ कॉपर विच इज अ मेटल।
एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। जब मेटल किसी सब्सटेंस से ऐड होती है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जब नॉन मेटल ऐड होती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला पॉइंट ही नहीं। तो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसीलिए ऑक्सीडेशन है। तो कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ एक मेटल जुड़ रही है कॉपर, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रही है, समझ आया, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है। कौन सी रिएक्शन चल रही है, रिडॉक्स। री मीन्स रिडक्शन, RED, रेड मीन्स रिएक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर के रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं भैया। तो दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको क्या समझना है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, जो रिड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए सारी बातें पढ़ा रखी हैं आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वन शॉट में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहां से, इन दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मैंने ये रिएक्शन आपको समझाई, ठीक है। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन आपकी, मैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसकी जगह में है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका H2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। अब ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली नहीं है, नीचे वाली नहीं है, ठीक है, इसको काट दो। तो कॉपर ऑक्साइड, अब यहां पर देखना है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहां पर देखो H2O है ना, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तभी तो H2O जुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, H2। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब ऑक्सीजन किससे बिछुड़ रही है, किससे बिछुड़ रही है ऑक्सीजन, CuO से। यहां पर Cu अलग हो गया, यहां पर Cu के साथ O था, O किसके साथ चला गया, H2 के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, CuO। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। तो अगेन आंसर CuO। एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, H2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहां पे आंसर करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश क्लास के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।